इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। शुरू करा क्या? मुझे समझ में नहीं, लाइव जा रहा है क्या ये? नमस्कार, मैं हूं अमिता मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट इंडिया। बिहार में जिस तरीके से हम सबको पता है कि इस साल के अंत तक होने वाले हैं चुनाव और चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां बिगल फूंक चुकी है और इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि तमाम पार्टियां अलग अलग तरीके के दावे कर रही है और इसी दावे के तहत जो सबसे दिलचस्प दावा अभी किया जा रहा है वो किया जा रहा है लोजपा की तरफ से। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लोजपा की, क्योंकि वो उन्होंने दावा किया है कि 243 सीट पर वो अकेले लड़ेंगे। एक तरफ वो केंद्र में एनडीए के साथ है और दूसरी तरफ बिहार में उन्होंने अपना दमखम अलग से दिखाने का दावा किया है। एक अगर हम लोजपा को समझने की कोशिश करें और जो अभी मौजूदा लोजपा है उसमें चिराग पासवान एक ग्लोबल नेता के तौर पे उभरने के लिए जो बीज कह सकते हैं बोने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको मैंने दुबई में सुना था तब वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और इसी के तहत उन्हें बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की थी और उस बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरीके से वो ग्लोबली उठा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उस समय देखकर ये लग रहा था कि आगामी 10 साल 15 साल बाद वो अपने आप को एक बड़े नेता के तौर पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत उन्होंने बिहार में इसकी शुरुआत कर दी है। एनडीए से इतर वो अलग अब अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार उनको जो 5 का 5 लोकसभा सीट मिल गया था, जिसके तहत वो उनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ है मनोज मनोज जी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आते हुए मनोज मनोज जी, कुंदन सर मैं आपके पास बाद में आऊंगी, कैसे हराएंगे आप विरोधियों को जब एनडीए में खुद टूट हो रही है? ऐसा तो कोई बयान आया नहीं है आदरणीय चिराग जी का कि वो एनडीए से अलग हटकर 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो 243 सीट पर लड़ रहे हैं, वो एनडीए के साथ लड़ रहे हैं और जो एनडीए का जिसका भी सीट होगा वो चिराग पासवान जी का सीट होगा। तो ये इसमें तो कहीं से कोई है नहीं। अगर एक भी बयान आदरणीय चिराग जी का अगर आ गया हो कि मैं एनडीए के से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अलग से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, हमारी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी, तब ना हमको किसी को कुछ कहना है। क्योंकि चिराग जी ने भी देखा कि पिछली बार जो सीट की संख्या बढ़ गई आरजेडी के, उसके पीछे वो ही रहे। वो अगर उम्मीदवार नहीं दिए रहते तो आरजेडी को इतनी सीट कहां से मिलने जा रही थी। और ये विपक्ष के द्वारा एक भ्रामक प्रचार है कि चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान जी और चिराग पासवान जी के पार्टी के किसी नेता ने आज तक ये बयान नहीं दिया कि चिराग जी एनडीए से चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी अलग लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ेगी। अगर चिराग जी ये निर्णय लेते हैं तो उनको हमको अलग लड़ना है, एनडीए के साथ नहीं लड़ना है, तो इतना तो उनके पास नैतिकता ही है
वो सीधे केंद्र के मंत्री से रिजाइन दे देंगे। इसीलिए जब इस तरह की कोई बात नहीं है तो उस पर हम लोगों का सोचने का कोई बात ही नहीं बनता। जी कुंदन सर, अब आपको चर्चा में करूंगी शामिल। ये तो सीधे सीधे नकार रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से और इधर उधर से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही सामने निकल कर आ रहा है कि इस बार वो दमखम अलग से दिखाएंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए अमिता, एक बहुत स्पष्ट अभी तक के रुझान रहे हैं कि अगर भारत के चुनावों को समझना है तो दो राज्य, प्रमुख रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को आप समझ जाइए तो शायद भारत की राजनीति को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें चिराग पासवान की पार्टी से 137 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसमें उनका स्कोर महज एक सीट पर वो जीत कर आए थे। और उनके साथ बाकी जो दूसरी पार्टियां थी, हम की बात कर लें या विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी की बात कर लें, इन दोनों पार्टियों की बात कर लें तो इनका स्ट्राइकिंग स्कोर कहीं इनसे कहीं ज्यादा था, वो मोर देन 50% था। अब लोकसभा चुनाव में एलजेपी आर के साथ जो कह सकते हैं इनका जो स्ट्राइक रेट 100% गया है, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए एक आप कह सकते हैं कि इनकी राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने का काम कर रही है। अभी आए दिन आपने इनके बयान को सुना होगा, जैसा कि आपने दुबई में इनके बयान सुनने की बात कही। साथ ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये नारा तो लगाते ही रहे हैं, लेकिन एक बात और भी स्पष्ट रूप से इन्होंने बहुत मुखर होकर कहा कि सांसद या मंत्री होकर बिहार के लिए जितना चाहते थे उतना कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब अपनी इस लड़ाई को बिहार की जमीन से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज भी मेरी जब अनौपचारिक रूप से एलजेपी आर के लोगों से बात हो रही थी तो उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव वो एनडीए से लड़ेंगे, जितनी सीटें एनडीए उनको गठबंधन के तहत देगा उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और बाकी तमाम सीटें जो बचेंगी उन सीटों पर कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं फ्रेंडली फाइट में जाएंगे। और इसके पीछे की वजह समझने के लिए अगर मनु साहब को आपत्ति ना हो तो मैं एक बहुत स्पष्ट बता दूं कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने कद को बढ़ाया है और प्रशांत किशोर ने सवर्णों के मत को अपनी तरफ आकर्षित किया है, और एक बहुत बड़ा सवर्ण तबका है जो प्रशांत किशोर की तरफ आकर्षित हो रहा है, उसने बिहार में तमाम छोटी राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और शायद प्रशांत किशोर के इम्पैक्ट को नलीफाई करने के लिए चिराग पासवान ने अपना यह बयान दिया है, और अब आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बैठकें हो रही हैं तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि एनडीए में भी ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा है वह जितनी सीटें उनको गठबंधन में मिलेंगी उतनी सीटों पे तो लड़ेंगे ही, साथ ही फ्रेंडली फाइट में बाकी तमाम 243 सीटों पर उनका कहीं ना कहीं प्रेजेंस रहेगा। अमिता जी, तो मनोज जी, जो कुंदन जी बता रहे हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ कि मान लिया कि एनडीए की तरफ से उनको 20 सीट मिल गई या 50 सीट मिल गई, तो जो रेस्ट ऑफ द सीट्स है उस पर वो अलग से आएंगे। इस तरीके के बयान, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है मीडिया में, और ये ऐसी तो बात है नहीं कि खबरें बनाई जाएंगी, अगर कुछ न कुछ कहा होगा तभी तो धुआं उठ रहा है। और अब ऐसे में जब एक तरफ पीके हैं, दूसरी तरफ अगर एलजेपी भी हट जाती है तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मनोज जी। जी मनोज जी, आप तक चिराग जी बहुत सीट पर चुनाव लड़े थे तो क्या परेशानी हुआ? चुनाव लड़ा, सरकार बना, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और चिराग जी भी अब इस चीज को समझते हैं कि एक ही बार कहीं पर कुछ किया जा सकता है, और उनकी जो बातचीत है उस बातचीत के आधार पर सीट का जहां तक बात है मैडम, तो सीट किसको क्या मिलेगा ये तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा है नहीं। अखबारों और मीडिया में ये चीज चल रहा है, जबकि अभी सीट की कोई बैठक भी नहीं हुई, लेकिन मीडिया वालों के पास सीट की संख्या आ गई, उनका सूत्र हो सकता है, उनको जानकारी हो सकती है कि ये लोग इतनी सीट मांग रहे हैं या। लेकिन जब सीट का फाइनल होता है कि जब चुनाव समिति में जो सदस्य लोग हैं,
हर दल के वो बैठकर बात करके अपनी सीट को लेकर वहां बैठते हैं। और जब वहां बैठेंगे तो कौन कौन सीट पर उनके कौन उम्मीदवार हैं, इस पर चर्चा होकर बहुत सीट का अदला बदली होते रहता है। तो हमें लगता है कि ये तो अब उस समय फाइनल हो, इसका क्या गवाही है कि भाई जदयू को कम सीट मिलेगी तो जदयू कोई बात नहीं करेगी। तो ये ऐसे गठबंधन नहीं चलता है, और जब भी गठबंधन चलता है तो मिल के चलता है। अब वो तो समय आएगा तो वो खुद बताएंगे कि उसमें क्या है स्थिति। अगर कोई आदमी अलग जाना ही चाहेगा तो कोई आदमी थोड़े रोक सकता है क्या? कोई आदमी किसी को नहीं रोक सकता है कि आप जो है तो रहने कीजिए। लेकिन जब गठबंधन है तो सभी धर्म का पालन होता है, उस हिसाब से सीट का बंटवारा होता है। और हमको लगता है कि उस समय जब सीट का बंटवारा होगा, अभी तो किसी को कोई सीट नहीं मिला है। ये सब जो अखबारों में या मीडिया में कहीं से चैनलों पर यूट्यूबर में जो आ रहा है वो कयास लगाए जा रहे हैं। अभी किसी का कोई सीट की बात ही नहीं हुई है, इसीलिए इस पर अभी हम क्या आपको बता सकते हैं। अगर वो छोड़ के जाना चाहेंगे तो हमको वो जा सकते हैं, हमको छोड़ के जाना होगा तो हम जा सकते हैं। कौन हमको रोक सकता है? कोई आदमी नहीं रोक सकता है। लेकिन जब गठबंधन में हम बात करेंगे तो एक भी बयान चिराग पासवान जी को आया हो कि हमको सीट नहीं मिलेगी तो हम अकेले लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग लड़ेगी, ऐसा तो कहीं है नहीं। मैंने कहा कि चूंकि पिछले बार 2020 के चुनाव में चिराग पासवान जी की पार्टी खड़ा हो गई थी और इसी कारण आरजेडी की सीट बढ़ी थी, तो उसी का अनुमान से कुछ विपक्ष लोग के द्वारा, वैसे चैनल के द्वारा, वैसे मीडिया के द्वारा ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, और जब राजनीति में कोई भी बात होगी तो उस समय उसको देखा जाएगा। अभी हम उस पर कोई प्रतिक्रिया क्या कर सकते हैं? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, हम जहां हैं वहां है, एनडीए के साथ है, पूरे मजबूती के साथ। जी बिल्कुल, आप कहीं भी जा सकते हैं। वैसे तो ये जेडीयू का रिकॉर्ड रहा है मनोज जी। एनीवे, मैं आपके पास आते हुए कुंदन सर, अभी जो मौजूदा बिहार का इलेक्शन है उसमें देखा जाए तो पिछले 10 साल से ये जो रिकॉर्ड रहा है, चूंकि अदला बदली की बात चल रही है, चर्चा चल रही है, इसके तहत मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, तो मुख्यमंत्री वही रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, इस तरीके से बहुत बार सरकारें बदली हैं, पार्टियां बदली है, सरकार तो नहीं बदली है, मुख्यमंत्री तो वही रहे थे, इसको सरकार बदलना नहीं कहेंगे। अब ऐसे में जो अभी बिहार की जनता है, अगर उनके पास लोजपा अलग हो जाती है, पीके अलग से आ रहे हैं, जो स्वराज पार्टी है उनकी वो अलग से आ रही है, उसका एनडीए है, तो ये किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को अगर हम फोरकास्ट करके देखने की आपकी जो राजनीति में आपकी पकड़ रही है पत्रकारिता में, उसको आप कैसे देख रहे हैं बिहार के रिजल्ट आने वाले समय में, बिहार के इलेक्शन को? कुंदन सर। देखिए, मनोज जी के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, बिहार में एक शब्द चलता है पसंगा। तराजू के जिस पलड़े पे आप उसको रख दीजिएगा वो पलड़ा का वजन बढ़ जाता है। जदयू की स्थिति वही है, जदयू वही पसंगा है, जिस पलड़े पे जदयू चला जाएगा सरकार उसकी बन जाएगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में देखें, दोनों पार्टियां, अगर दो पक्ष और विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और आरजेडी में महज 1 सीट का फासला था। जेडीयू आरजेडी के साथ थी तो सरकार आरजेडी प्लस जेडीयू की बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, और वही जेडीयू जब बीजेपी के साथ चली गई तो एनडीए की सरकार बन गई। तो जेडीयू वो पसंगा है, जिस पलड़े पे चला जाएगा वो पलड़ा भारी हो जाएगा, सरकार उसकी बन जाएगी। ये जदयू को बहुत अच्छे से पता है। और बिहार की जो राजनीति है, उस राजनीति में आज की तारीख में 2 ध्रुव हैं, एक है राष्ट्रीय जनता दल का और दूसरा ध्रुव है भारतीय जनता पार्टी का। इन 2 ध्रुवों के बीच में चुनाव होना, अमिता जी,
बाकी जो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की बात कर लें, या चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कर लें, या बाकी दो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर लें, या जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर लें, इन तमाम पार्टियों की स्थिति 2-4 सिंगल डिजिट तक रहने की स्थिति में है। तो सिंगल डिजिट वाली पार्टियां बहुत ज्यादा 243 विधानसभा सीट के विधानसभा में बहुत ज्यादा इफेक्ट करने की स्थिति में नहीं होती है, जब तक कि वो तमाम पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां, वो वीआईपी हो, हम हो, आरएलएसपी हो, ये तमाम पार्टियां क्लब करके 25-30 के किसी आंकड़े पर पहुंच पाती हो। चिराग पासवान कहीं ना कहीं उस ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार उपेंद्र कुशवाहा हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा को याद रखिए, एक समय ऐसा था कि एनडीए कोटे से 2 सीटें इनको मिली थी। दोनों सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर ये चुनाव हार गए थे। और आज की स्थिति में यह है कि आरएलएसपी की नुमाइंदगी ना ही विधानसभा में है और ना ही संसद में है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास का शिकार होना भी आपको खतरे में ले डूबता है। आप बहुत अच्छे तैराक जो हैं गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में। तो कहते हैं ना कि जब अति आत्मविश्वास होता है तभी आप धोखा खाते हैं, तभी आपका पतन होता है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की वही स्थिति बनती नजर आ रही है। और चिराग पासवान प्रशांत किशोर के उभरते हुए जनाधार से या उभरते हुए कद से थोड़े चिंतित हैं, क्योंकि केंद्र में जाने के बाद बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में वो नजर नहीं आए हैं। अपने आप को थोड़े से निराश और हताश महसूस किए हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि केंद्र से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिहार में कुछ हो नहीं पा रहा है, तो बेहतर है कि एकला चलो, अपनी डफली अपना राग बनाओ। और मनोज जी आत्मविश्वास से लवरेज हैं कि भाई आखिरी मौके तक चुनाव भले एनडीए गठबंधन में लड़ा जाए, आखिरी मौके पर देखा जाएगा, सरकार जिसकी बननी होगी, जिसकी तरफ ये रहेंगे, सरकार उसी की बनेगी। तो मैं आपको बता दूं, सीटें किसी की कितनी भी आए, सरकार उसी की बनेगी जिधर जदयू हो। अच्छा, ये मनु को लगता है, लेकिन क्या इस बार का इलेक्शन जिस तरीके से पार्टियां बदल रही हैं उसमें संभव हो पाएगा कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। अब चूंकि मनोज जी आप इतने आत्मविश्वास के साथ खड़े हैं, तो थोड़े से बिहार पे चर्चा कर लेते हैं। एलजेपी के बजाय थोड़े से बिहार को लेकर थोड़े चिंतित रहते हैं हम सभी जो बाहर रहते हैं बिहार से, और बिहार के विकास की चिंता करते रहते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां आएंगी, 1 करोड़ तक आप नौकरियां तक लाने की बात कर रहे हैं। अभी कैबिनेट की मीटिंग्स हो रही हैं, वो सारी चीजें जो चुनावी दावे किए जाते हैं तो वो तो हो ही रहा है। लेकिन इधर जो हत्याएं इतनी हो रही हैं, जो जिस तरीके से बिहार में, अगर कोई, मैं निवेशक की बात करूं, अगर मैं निवेशक हूं, मैं बिहार क्यों आऊं? सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं निवेशक हूं, मैं बिहार क्यों आऊं? मनोज जी देखिए, सबसे पहले हम अपराध की चर्चा कर ले, इससे मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं कि हाल के दिनों में बिहार में अपराध की घटना नहीं बढ़ी, और क्या कारण है, नहीं कारण है, वो समय आने पर सबको होगा। लेकिन एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी अपराध की घटना हो रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण, किसी का जमीन का कारण है, किसी का प्रेम का कारण है, किसी का संपत्ति का कारण है, कोई अपने भाई के खिलाफ है, कोई बहन के खिलाफ है, ये एक कारण आ रहा है। तीसरी बात ये है कि जो भी घटना घटी उसके अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो वो कारण सामने आ रहे हैं। 24 घंटा पहले अगर बिहार में कहीं भी किसी भी प्रखंड तक में भी कोई अगर घटना घटी हो, उसके अपराधी नहीं गिरफ्तार है, तो ये कोई इस चीज को जनता देख रही है कि कौन लोग इसमें है, नहीं है, ये तो समय आने पर आएगा। इसीलिए मैं तो स्वीकार किया हूँ कि अपराध की घटना इधर हाल के दिनों में बढ़ी है, बीच में फिर रुकी थी, फिर बढ़ी है, लेकिन हर अपराध की घटना के पीछे कोई ना कोई कारण है। ऐसा नहीं है कि कोई संगठित अपराधी आकर किसी का किडनैप कर लिया हो, किसी से रंगदारी मांग लिया हो, उसको पैसे नहीं देने के कारण उसकी हत्या हो गई है, तो हर हत्या के पीछे है और हर का राज सामने आता है। दूसरी बात है कि राजनीति की जहां हम बात करते हैं, तो राजनीति में जितने भी दल हैं सारे लोग हमाम में लगे हैं। कोई व्यक्ति या कोई भी दल ये नहीं कह सकता है कि हम
सबसे अच्छे हैं। मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मेरा दल सबसे अच्छा है। आपने अभी कहा कि जदयू का रिकॉर्ड रहा है कि वो कहीं भी किसी के वो पाला बदलते हैं, तो यहाँ कौन नहीं पाला बदला है। भारतीय जनता पार्टी को जब जरूरत हुई तो मायावती से समझौता कर ली, उनको जब जरूरत हुई तो हरियाणा के कौन बंसी लाल जी थे उनकी पार्टी से कर लिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी से कर लिए, फिर छोड़ दिए। कांग्रेस को भी जब जरूरत पड़ा तो आम आदमी पार्टी से भी कर लिए, फिर वहां से हट गए। तो राजनीति में जब आप आइएगा तो उसका समीकरण उस हिसाब से होता है। हमने कहा कि हम जनता के बीच में जाएंगे, अगर हमने कोई विकास का काम किया है तो उसके एवज में जनता हमको चुनेगी। अगर हमारी सरकार ने कोई विकास का काम नहीं किया है तो जनता हमको बाहर कर देगी, इसमें कहाँ कोई संदेह है। ये फैसला तो बिहार की आवाम को करना होगा। ये फैसला न नीतीश कुमार करेंगे, न चिराग पासवान करेंगे, न किसी पार्टी के कोई नेता तेजस्वी यादव करेंगे। इसका फैसला बिहार की आवाम करेगी। हम बिहार के आवाम के बीच में ही सभी लोगों को रहना है और सभी लोग अपनी बात को रखेंगे। और 5 वर्षों में लोकतंत्र में एक चोट मारने का आता है अधिकार बिहार की जनता को, और उस दिन वो अपना फैसला सुनाएगी। हमको उस फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। आगे देखिए क्या होगा। ठीक है मनोज जी, सवाल मेरा वही रह गया, अगर मैं निवेशक हूं तो मैं क्यों आऊं। आप ये अगर राज्यों का देखें, अगर डेटा देखें तो सबसे पिछड़े राज्य में हम सबसे लास्ट में हैं। क्यों? 10 साल से आप हैं, तो आप पर तो सवाल उठेंगे ना सर। मनोज जी जवाब दीजिए। देखिए, आप बिहार का विकास कितना हुआ है उसका आप सकते हैं कि जब से हमें मिला है तो उसके बाद अगर कोई विकास नहीं हुआ है, जिस स्थिति में पहले थी वही स्थिति अभी तक बना हुआ है तो कोई बात हो सकती है। पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, अभी 15 मेडिकल कॉलेज है। पहले 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अभी 15 मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है। कई मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो रहा है। पहले लोगों को कहीं से पटना आने में 10 घंटा लगता था, आज 4 घंटा लग रहा है। पहले लोगों को बिजली 2-3 घंटे रहती थी, अब लगभग 24 घंटे रह रही है। तो विकास का पैमाना क्या होगा इसका फैसला जनता करेगी। हमको कोई रिपोर्ट तो क्या है नहीं है, और बहुत चीज में रिपोर्ट को तो बिहार को बहुत ऊपर भी दिखाया है। आम व्यक्ति के आमदनी के बारे में बिहार का रिपोर्ट सबसे ज्यादा है। क्राइम में बिहार का स्थान बिहार से ऊपर कई राज्य है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनता इसको फैसला करेगी। हम टीवी के डिबेट में बैठकर इस चीज को नहीं कर सकते हैं। और आंकड़े तो शुरू से ही आंकड़े आते रहते हैं, आंकड़े आना है उस काम का है, लेकिन हमने विकास का कार्य किया है कि नहीं किया है, हमने सड़क बनवाई है कि नहीं बनवाई है, हमने गरीब लोगों को मकान दिया है कि नहीं दिया है, हमने इंदिरा आवास के तहत जो गरीब लोग हैं उनको व्यवस्था की है कि नहीं की है, हम स्वरोजगार के मामले में लोगों को बिना इंटरेस्ट को लोन दिया है कि नहीं दिया है। इस चीज को फैसला तो बिहार की जनता करेगी। अब देखिए क्या होता है। अगर हमने कुछ नहीं किया होगा तो जनता हमको बाहर कर देगी। जी बिल्कुल। कुंदन सर, इन्होंने बहुत अच्छा डेटा बताया जो मेरे डेटा को मैच नहीं कर रहा है। पर कैपिटा इनकम की बात इन्होंने की, जबकि पिछड़े राज्य में सबसे नीचे हम हैं। सबसे निचला राज्य जो है वो है बिहार। इन्होंने कहा कि 15 मेडिकल कॉलेज, पहले 5 थे, फिर 15 में अभी 15 मेडिकल कॉलेज है। पहले 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अभी 15 इंजीनियरिंग कॉलेज है। 10 साल सरकार के बाद ये बता रहे हैं कि 15, यानी कि 1 साल में 1 मेडिकल कॉलेज, 1 साल में 1 इंजीनियरिंग कॉलेज। ये बिहार का विकास आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, लोकसभा, थोड़ा सा मैं आपको प्रीटेक्स्ट में लेके चल रहा हूं। लोकसभा चुनाव थे या पिछला जो बिहार विधानसभा चुनाव था, तमाम एनडीए गठबंधन के तमाम दलों ने जंगल राज और जंगल राज के नाम पर जनता को डराने की कोशिश की। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं जो कि फौरी तौर पर मुझे याद है।
एनसीआरबी का डेटा है 2005 से 2025 के बीच में, मार्च 2025 तक में बिहार में कुल 30,000 हत्याएं हुई हैं। मैं इसमें डकैती, अपहरण और बलात्कार जैसी घटनाओं को शामिल नहीं कर पा रहा हूं। केवल हत्या की बात करें तो 30,000 हत्याएं हुई हैं पिछले 2005 से 2025 पिछले 20 वर्षों में। अगर 20 वर्षों में 30,000 हत्याएं हुई हैं तो प्रति वर्ष 1500 हत्याएं हो रही हैं, और ऐसे में 1500 हत्याओं की बात अगर कर लें तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है। दूसरी सबसे अहम बात है कि जैसा कि मनोज जी ने बताया कि कारण का पता लगा लेती है पुलिस। सबसे अहम बात क्या है कि अगर हत्या हो रही है, लोग कानून का सहारा ना लेकर अपने तौर पर कानून का इस्तेमाल करके खुद से ही फैसला कर ले रहे हैं। इसका मतलब बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, कानून के नाम से कोई डर नहीं है, पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन के नाम से किसी को भय नहीं है, कानून का भय नहीं है, लोग खुद से सड़कों पर निकलकर खुद से इंसाफ करने लगेंगे, तो यह जंगल राज शायद इसी को कहते हैं, और शायद इसी को हम कह सकते हैं कि हम अदम सभ्यता के और पीछे जा रहे हैं। जी तो मनोज जी, जी बस एक कंक्लूडिंग सेंटेंस में बोल दूं अमिता जी, मैं अगर अपराध कर रहा हूं तो इससे आपको अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। दूसरे, अगर राज्यों में अपराध की संख्या ज्यादा है तो इससे आपके यहाँ हो रहे अपराध को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ अपराध हो रहे हैं, यह एक बड़ी चिंता की विषय है। आज भी पटना के बिल्कुल राजधानी के इलाके में कुएं से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के एक मैनेजर का शव बरामद हुआ है स्कूटी के साथ। पुलिस जी बेगूसराय में कल 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह प्रतिदिन के आंकड़े हैं। इसके पहले पटना जो दहक रहा था, जिसके बारे में पुलिस हालांकि खुद पता कर ले रही है, लेकिन अभी भी वो की जो पूरी थ्योरी है वो जस्टिफाइड नहीं निकलकर सामने आ पा रही है। लेकिन बस मेरा यही कहना है कि दूसरे राज्यों में अगर अपराध ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि बिहार में अपराध के संख्या को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अमिता जी। जी मनोज जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। क्या है कि जनता का विश्वास आप 10 साल में लॉ एंड ऑर्डर के लिए खास करके बात करें तो जनता का विश्वास आप जीत नहीं पाए। और मैंने एक सवाल, बहुत छोटा सा सवाल किया था, उसका आप पहले जवाब दें। अगर मैं निवेशक हूं तो मैं बिहार क्यों आऊं? क्या है बिहार में, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर जब तक निवेशक नहीं आएंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं आएगी, तब तक आप 1 करोड़ जो सालाना 5 साल में नौकरी देने की बात करें, वो आप कहां से नौकरी जनरेट कर देंगे? मनोज जी देखिए, पहले तो अपराध पर हम कुंदन जी को बता दें। इधर ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा कि अपराध की घटना नहीं बनी, लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि अपराधी गिरफ्तार भी होते जा रहे हैं। कोई ऐसा अपराध नहीं है 24 घंटे 36 घंटे पूर्व हुआ कि जिसके अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है ऐसे इसको देखने का, लेकिन अपराध की घटना बनी है, इसको स्वीकारने में किसी को हमें कोई परहेज नहीं। दूसरी बात है कि जहां तक है बिहार के अंदर अभी बहुत ज्यादा, पहले जहां कुछ नहीं था उसके हिसाब से बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे कंपनियों का यहाँ पर आना शुरू हुआ। जियो का लगा, बरौनी में रिफाइनरी लगा, बीटा में कई चीज लगा है, अभी मोतिहारी के अंदर लगा है। तो ये लग रहा है, जहां मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्याप्त है, ये सब मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें इसका मिलता है, हमारे लोग निवेशक लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़ी ला रहे हैं। सिंचाई का है, बहुत तरह के प्रोजेक्ट आए हैं। एवन साइकिल देश में यहीं पर बन रहा है, बीटा में, तो कई तरह के हैं ऐसे, और हम इसको लाने के प्रयास में हैं। सफलता कितनी मिलती है वो तो लगने के बाद ही कहा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इस ओर प्रयासरत हैं। ये एक बात है। अगर हम प्रयासरत नहीं रहते
तो आज बिहार में कोई भी कंपनी नहीं आती। जो कुछ भी कंपनी आई है वो बिहार में आई है और वो अच्छे तरह से काम नाम गिना दीजिए, 2-4 कंपनी के नाम गिना दीजिए। मैं बहुत दूर बैठी हूँ, मुझे पता नहीं, 2-4 बड़ी कंपनियों के नाम गिना दीजिए। बिहार में जियो का ऑयल, इसका रिलायंस का कई ऑयल सेंटर यहाँ खुले हैं। कई उनके वो जो दिया जा रहा है गैस के, पेट्रोल के स्थान पर गैस, उसके यहाँ पर कई जगह 5 जगह उसके खुले हैं। वहाँ लोग ही काम करते हैं, इनको आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट देखिए, वो इन्वेस्टमेंट किए हैं तब ना आज खुला है। आज बाहर की अनेकों कंपनियां आज आके यहाँ पे खुश हैं कुंदन सर, हम बहुत कम में खुश हैं। बहुत छोटा सा कमेंट चाहिए कुंदन सर, बहुत छोटा सा, समय नहीं मेरे पास, बहुत छोटा सा कमेंट। हम मैं केवल दो सेंटेंस कहूंगा। एक समय था जब पूरे देश में बिहार के निवासियों को बिहारी के नाम से बुलाया जाता था। आज उस समय बदल गया है, पूरे देश में बिहार के लोगों को मजदूर के नाम से जाना जाता है। बिहार से प्रति वर्ष 3 लाख लोगों का पलायन हो रहा है, जो देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं रोजगार की तलाश में। जी। एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन ये है, भले जदयू कितना भी कहे हम साथ साथ हैं, एलजेपी या चिराग पासवान कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। ओ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ, तो आपने सुना मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। वैसे सवाल आपसे बहुत उठेंगे मनोज जी, तैयार रहिए। आप आने वाले समय में इलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको। कुंदन सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, तो सुन रहे थे आप और जानने की कोशिश हम भी कर रहे हैं कि आखिर होने वाला क्या है आने वाले समय में बिहार में, और किस तरीके से बिहार का भविष्य अब देखने को मिलेगा आने वाले इलेक्शन में। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान, जो कुंदन जी ने कहा कि कह रहे हैं एनडीए को हम आपके हैं कौन, ऐसे में अगर वो पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं और बिहार को कितना मजबूत करवाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इसको फॉलो करते रहिए। नमस्कार।